सबसे पहले हाइलाइट्स आज के डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का। उन्होंने कब कहा था, विद्वान आदमी बदमाश, धोखेबाज, उधार लेने वाला, जुगत लड़ाने वाला और अन्य बुरे गुणों से परिपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कब कहा था कि ज्ञान के बगैर सत्ता का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कब कहा था, महार यानी सरकारी भिखारी, किस संदर्भ में कहा था, और जो उदारवादी समाज सुधारक थे उनको क्यों कहा था, उनकी तुलना क्यों चूहों से की थी। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। इस सारी बातें विस्तार से करने से पहले एक अपील है, अंबेडकर नामा ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को दिखलाए भी, और एक छोटा सा वीडियो बनाएं जिसमें अंबेडकर नामा के बारे में आप क्या सोचते हैं यह हमें lalratan72@gmail.com पर मेल करना ना भूलें। अब चलिए डॉक्टर अंबेडकर के इस व्याख्यान को संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। बात है धारवाड़ जिले की। 28 दिसंबर 1929 के दिन वहां पहली बहिष्कृत वर्ग की एक सभा हुई थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने कहा जो बातें वही मैं आपके सामने हाइलाइट्स रख रहा हूं। उनकी खूब प्रशंसा की जा रही थी। तो इस संदर्भ में वो कहते हैं कि की जा रही प्रशंसा के लिए मैं खुद योग्य हूं अथवा नहीं, इसका फैसला मैं अपने आप नहीं कर सकता। प्रशंसा करना है या नहीं पूरी तरह श्रोताओं पर निर्भर है। जब मैं विलायत से लौटा तब मान पत्र देने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने घुटने नहीं टेके और मान पत्र लेने से मना कर दिया। मेरे हिसाब से इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। केवल शिक्षा पाकर योग्यता नहीं आती, ऐसा समझना पड़ेगा। केवल शिक्षा पाकर योग्यता नहीं आती। दूसरी बात, विद्वान आदमी हो तो ऐसा नहीं है कि वह समाज के लिए उपयोगी ही होगा। अगर कोई विद्वान है तो वह समाज के लिए उपयोगी ही होगा, ऐसा नहीं है। विद्वान आदमी बदमाश, धोखेबाज, उधार लेने वाला, जुगत लड़ाने वाला और अन्य सभी बुरे गुणों से परिपूर्ण हो सकता है। आज के हालात में विद्वान, पढ़े लिखे, सुधरे हुए ये लोग अस्पृश्यों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं हम यह देख ही रहे हैं। लेकिन यह सब ऐसे ही चलेगा क्योंकि सपृश्य, अस्पृश्य, छुआछूत कालातीत है, सदियों से है। आज भी कोई सीना ठोक कर यह नहीं बता सकता कि यह भेदभाव कब मिटेगा। अस्पृश्यता निवारण के कई मार्ग हैं। उनमें से एक मार्ग राजनीतिक सत्ता को हाथ में लेना है। आप में सुधार लाने के लिए आजकल आपके आसपास कई सपृश्य लोग घूमने फिरने लगे हैं। साहब लोग भी हमारे बारे में बहुत चिंता करते हैं, फिर धीमे से कहते हैं अपना रहन सहन सुधारो, साफ सुथरे रहो, नया नजरिया अपनाओ। ऐसा नहीं है कि ये बातें ठीक नहीं है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सभी बातें राजनीतिक सत्ता के अधीन है। राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आए तो सब ठीक हो जाएगा। राजनीतिक सत्ता के अभाव में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल सुधार है, और राजनीतिक अधिकार मिलने तक ऐसे सुधार होते रहेंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। तो यहां डॉक्टर अंबेडकर राज सत्ता के महत्व को दर्शाते हैं, लेकिन आगे ये बताते हैं कि ज्ञान के बगैर राज सत्ता का कोई मतलब नहीं। यहां कहते हैं कि हिंदू समाज तथा अस्पृश्य समाज में कई फर्क दिखाई देता है।
इन सभी के रीति रिवाज अलग हैं। सरकार के पास अस्पृश्योद्धार के बारे में कानून बनाने की हिम्मत नहीं है। अन्य जातियों में का गुस्सा, रोष, असंतोष सरकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। राजनीतिक सत्ता का कुछ अंश हमारे हाथ में आए बगैर हमारे सुधारों में ताकत नहीं लगेगी, उसमें जोर नहीं लगेगा। इसलिए राजनीतिक सत्ता को हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए। चारों ओर से हमें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोंकण में अस्पृश्यों की जो भी स्थिति है वह केवल गांव वालों पर ही निर्भर करती है। गांव के पाटील अस्पृश्यों के अनुकूल होने चाहिए। पाटील अगर नाराज हुआ तो वो गुंडों के साथ मिलकर अस्पृश्य व्यक्ति का जीना दूभर कर देगा। उन पर कड़ा सामाजिक बहिष्कार डाला जाता है। अपने गांव में वे यह सब कर सकते हैं। इस तरह से बहिष्कृत होने से अस्पृश्यों को डर लगता है। जाहिर है वे इस तरह के समान अधिकार प्राप्त करने वाले आंदोलनों से दूर रहते हैं कि आंदोलन में जाएंगे तो गांव में सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। अस्पृश्यों की हालत आज बहुत विचित्र है। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इस अंग्रेजी राज्य में तो अस्पृश्य होने वाले सामाजिक बहिष्कार और अत्याचारों को दूर करने वाला कानून तो बनेगा नहीं। अब मेरी पक्की राय बनी है कि हमें स्वराज्यवादी होना ही चाहिए। इस देश में कम से कम महार, मांग, चमार को आजादी मिलनी चाहिए। अब जो स्वराज का संविधान बनाया जा रहा है उसमें जरूरतमंदों को हिस्सा मिलना चाहिए। मैं साफ बताता हूं कि अंग्रेज सरकार पर मुझे विश्वास नहीं है। हमारे भले के लिए ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। अपना भला हमें खुद करना पड़ेगा। स्वागताध्यक्ष ने कहा कि अस्पृश्यता है जब तक तब तक स्वराज्य नहीं, लेकिन यह बस भूल है। अंग्रेज सरकार किसी दर्शन के सहारे नहीं चलती। वे लोग बहुत ही व्यवहार कुशल हैं। कोई मांग रहा है तो उसे स्वराज दे देने के लिए वह यहां नहीं आई है। काटने वाले को, खसेटने वालों को वो खुश करेंगे, फिर अपने साम्राज्य की सुरक्षा देखेंगे। आपके झमेलों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इस देश की सुख संपन्नता के लिए वे स्वराज देने वाले नहीं। फिलहाल स्वराज के बारे में बातचीत चल रही है। उसमें आपकी और हमारी कोई खोज खबर ले रहा है क्या? वे विचार विमर्श कर रहे हैं गांधी, सप्रू, नेहरू और जिन्ना के साथ। इन लोगों को हमसे कितना ताल्लुक है यह तो साफ ही है। इसलिए अब हमें स्वराज्यवादी होना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि आखिर स्वराज पाकर क्या होगा। हमें भी तो स्वराज के लायक होना चाहिए। राज सत्ता अगर मिल जाए तो राज सत्ता चलाने का जो मोडस ऑपरेंडी, जो तौर तरीके है, उसकी ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए। चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो हमें सत्ता मिल भी जाएगी, लेकिन ज्ञान के बगैर सत्ता व्यर्थ है। आप अपने आसपास देखिए, बहुत लोग मुख्यमंत्री, कई मिनिस्टर बन गए, लेकिन उस सत्ता मिलकर आखिर हुआ क्या? इस सत्ता मिलकर अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाने वाली शक्तियां हैं, उनके पास नहीं थी, तो पुनः जिनके हाथ से उनको सत्ता वापस मिली थी वो सत्ता वहीं चली गई। अस्पृश्यों की बहुसंख्या से कुछ नहीं होने वाला। बार बार बहुजन बात करते हैं, लेकिन संख्या से कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं होने वाला। स्वराज को भोगने के लिए योग्यता और काबिलियत चाहिए। यहां काबिलियत की बात कर रहे हैं। जाति भेद और गुण भेद समानांतर हैं, वे पैरेलल हैं।
अन्य किसी भी देश में इस तरह के हालात नहीं है। अनादि काल से हमने आनुवंशिक गुणों को मान्य कर उसे स्वीकारा है और आज भी हम उसी के बुरे परिणामों को भुगत रहे हैं। अस्पृश्य कितना भी विद्वान हो वह दूर ही रहता है और अज्ञानी ब्राह्मण ऊंची जगहों पर विराजमान होता है। आज तक यह केवल अज्ञान के कारण चलता आया है। अज्ञान न होता तो समता का संग्राम कब तक छिड़ चुका होता। अगर गुलामों को उसके गुलामी का एहसास हो गया रहता तो कब का ये आंदोलन छिड़ गया होता। ब्राह्मण गुण से कनिष्ठ भले ही हो, छोटे भले ही हो, जन्म से वह श्रेष्ठ होता है। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि गुण भेद में जो खाई है उसे पाट दिया जाना चाहिए। उसके लिए शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी है। हमें बहुत जागृत होने की जरूरत है। अवसर सुलभ होना और उसे हासिल कर लेना यह हम पर निर्भर है। शिक्षा के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता। हमें खुद को अपने अधिकार झपट लेने की कोशिश करनी चाहिए। आगे, हमारा संघर्ष इंसानियत का है। इसके लिए आखिर हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा और वही अंतिम उपाय है। स्वदेशी और विदेशी दोनों तरफ के अन्याय से हमें लड़ना पड़ेगा। आगे रामायण महाभारत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? केवल राज्य के लिए ही ना। अस्पृश्यता समग्र समाज का कल्याण होने नहीं देगी। वह समग्र समाज के कल्याण में रोड़े की तरह है। हालांकि हमें अपने स्तर की बढ़ोतरी में सुधार लाना होगा। पक्की तरह ध्यान में रखें कि अपनी मुक्ति, प्रगति, विकास, उन्नति की लड़ाई हमें कभी न कभी खुद ही लड़नी होगी। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाइए। आपको इसी हाल में रखने की कार्रवाई बेहद पूर्व नियोजित है। महार वतन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इस महार वतन के कारण ही आपका जीवन हमेशा के लिए कैद हो गया है। महार यानी सरकारी भिखारी। वतनों के कारण हर गांव में ऐसे सरकारी भिखारी मिलते हैं। भिखारी बनाने वाले वतन के चक्कर में महार को बंधे नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने बाहुबल के सहारे संघर्ष करना चाहिए। शिक्षा पाने के लिए उन्हें स्वयं खुद को मदद करनी होगी। कोई अन्य उनकी मदद नहीं करेंगे। कुछ उदारमान लोग अवश्य उनकी मदद करेंगे, लेकिन इस प्रकार के उदारमन चूहों से पाई हुई मदद केवल उधारी है। महार लोग गरीब होंगे, लेकिन क्या वो संख्या में कम है? वे अपनी ही मदद लें, उसे एकत्रित करें, तो शिक्षा का सवाल अपने आप हल हो जाएगा। धारवाड़ जिले में 1 लाख महार होंगे और यदि हर लोग 1 रुपया चंदा देगा तो 1 लाख का फंड इकट्ठा सहजता से हो जाएगा और उसके सहारे 100 बच्चों का बोर्डिंग चल सकेगा। फिलहाल यहां एक बोर्डिंग की स्थापना की गई है। सरकारी छात्रावास, आश्रम है। ठीक ठीक काम चलाऊ ग्रांट मिलती है। हर छात्र के पीछे 10 रुपए मिलते हैं। अन्य जगहों पर मदद नहीं की जाती। फिलहाल 15 बच्चों की व्यवस्था की गई है। लड़ झगड़ कर इस संख्या को दुगुना किया जा सकता है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप खुद अपना इंतजाम कीजिए। समाज को कह रहे हैं कि खुद अपना इंतजाम कीजिए और हमें भी समाज से, आपको भी समाज से पूछना है कि हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या।
ये संदेश डॉक्टर अंबेडकर के हैं, मेरे नहीं। मैं दे रहा हूं, मैं माध्यम बन रहा हूं। फिलहाल इस बोर्डिंग का प्रबंध हमारे पास है। हम बंबई में रहते हैं और बोर्डिंग यहां है, बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। प्रबंध जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। इसके लिए एक कमेटी की स्थापना करें और अपनी व्यवस्था खुद करें। सोचिए, धारवाड़ जिले में अस्पृश्य छात्रों के लिए जिस प्रकार का प्रबंध उपलब्ध है, उससे कहीं बेहतर प्रबंध होना चाहिए और यह आप खुद करवा सकते हैं। तो साथियों, यह था आज का एपिसोड अंबेडकरनामा। समाज की भी जिम्मेदारी है। अब तो 70 साल में बहुत लोग नौकरी पेशा अमीर लोग भी हुए। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा, बड़े बड़े संगठन हैं, कर्मचारियों के हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के संगठन हैं, अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा करके भी इकट्ठा किए रहते और इस दिशा में अगर चले होते, तो आज सैकड़ों विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हम बना चुके होते। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस संस्थान को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज, औरंगाबाद में विश्वविद्यालय, जिस संस्थान को डॉक्टर अंबेडकर ने इतने कठिन परिश्रम से बनाया था, लोगों से चंदा लेकर, राजे महाराजाओं से भी चंदा लेकर जिसे बनाया था, उस संस्थान की हालत भी आज जर्जर अवस्था में है। शुक्रिया साथियों, ये एक संदेश है और मैं माध्यम हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक घर में पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अंबेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया साथियों, जय भीम।